नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम वर्ष 2017 में पूछा गया चतुर्थ सेमेस्टर का गणित का प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। जितने भी प्रश्न पत्र हैं, वर्ष 2017 में 2 बार पेपर हुआ चतुर्थ सेमेस्टर का, वर्ष 2018 का, वर्ष 2019 का, सारे प्रश्न पत्र हम यहाँ पर आपके सामने हल करके दिखाएंगे। तो आज हम वर्ष 2017 में पूछा गया गणित का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 29 सही 791/1000 का घन मूल निकालना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसी भिन्न दे रखी है, मिश्र भिन्न। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इसे हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, और साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद हम इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसको क्या किया, सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज कर लिया। अब 29,791 अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका घनमूल निकाल लीजिए बेसिक मेथड से, और अगर जानते हैं तो सीधा 31 रखिए, और 1000 का जो घनमूल होगा वो होता है 10, तो 31/10 हो जाएगा इसका घनमूल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.1। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 3.1। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। sin 81/cos9 की वैल्यू आपको बतानी है, क्या आएगी। तो यहाँ पर आपको मालूम है sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें sin और cos का रिलेशन निकालना है। sin और cos का रिलेशन आप निकाल लीजिए। तो sin 81 बराबर कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस 81। तो sin 81 जो 90 माइनस 81 आएगा वो हो जाएगा 9। तो sin 81 की जो वैल्यू है वो cos 9 के बराबर है। तो आप चाहे sin 81 की जगह cos 9 रख दीजिए, या तो cos 9 की जगह 81 रख दीजिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए sin 81 की जगह हमने यहाँ पर cos 9 रख दिया, और नीचे cos 9 पहले से ही है, तो cos 9 कट जाएगा, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। आसान सा प्रश्न था, आप दोबारा इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान ज्ञात करो। आपके सामने ये जो इक्वेशन दे रखी है, x² - 4x + k बराबर 0, और इसका एक मूल दे रखा है 6। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन यानी ये जो समीकरण दे रखी है, यहाँ पर हम x की वैल्यू 6 रख देंगे, और आपका जो k की वैल्यू है वो निकल के सामने आ जाएगी। देखिए इसको कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर x की वैल्यू 6 रख दी। तो यहाँ पर था x², तो हमने रख दिया 6²। यहाँ था -4x, तो यहाँ पर हमने रख दिया -4 × 6, और k वही सेम टू सेम है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 × 6 होगा 24, और k वैसे ही उतार दिया। अब 36 में जब 24 घटेगा तो आएगा 12, 12 + k बराबर 0। अब जब ये 12 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, ये प्लस में है। तो k = -12। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई k की, वो आ गई आपके सामने -12। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रति 10 समष्टि में कुल अवयवों की संख्या होगी। कितनी संख्या होगी, अगर हम 2 पासों को एक साथ फेंक दें तो कुल अवयव यानी कुल जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो वो होंगे आपकी 36, क्योंकि जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 बराबर 36। क्योंकि जब एक बार पासा फेंका जाएगा तो उसमें 6 अवयव आएंगे। 6 अवयव कैसे आएंगे ये आप समझ लीजिए। मान चलिए अगर आपने एक बार पासा फेंका तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो आप ये गिन लीजिए कितने अवयव यहाँ पर हो रहे हैं, 6 अवयव हो रहे हैं। अगर इसी तरह हम 2 पासे फेंकेंगे तो 2 पासे में कुल मिलाकर 36 कंडीशन बनेंगी। कैसे होंगी, चलिए हम कुछ करके दिखा देते हैं। जैसे पहले पासे में 1 आएगा तो दूसरे पासे में 1 आ सकता है, या फिर पहले पासे में 1 आएगा तो दूसरे पासे में 2 आ सकता है। पहले पासे में 1 आएगा तो दूसरे पासे में 3 आ सकता है। और जो अगली कंडीशन होगी, अगर पहले पासे में 1 आ रहा है तो दूसरे पासे में 4 आ सकता है। इसी तरह 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। तो ये कंडीशन हुई सिर्फ जब पहले पासे में 1 आ रहा है।
तो यहाँ पर जब 1 आ रहा है तब 6 कंडीशन बन रही। इसी तरह जब 2 आएगा फिर 6 कंडीशन। तो इसी तरह 6 बार जब पासा फेंका गया तो 6 गुणे 6 कंडीशन बनी, कुल मिलाकर 36 कंडीशन आई। तो यहाँ पर जब 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कुल अवयवों की संख्या होगी 36। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, संख्याओं 6 7 9 6 7 8 9 8 5 7 व 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार संख्या है, तो वो संख्या है 7। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखिए शंकु कैसे बनता है, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया शंकु। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, ये जो आपकी है ये चीज, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर और जो इसका आयतन है वो 100 पाई घन सेंटीमीटर। अब पूछे तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। ये जो आपका है ये चीज, ये है तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई आपको यहां पर ज्ञात करनी है। कैसे यहां पर तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, शंकु का आयतन रख लेते हैं। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हमें तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये h होना जरूरी है, क्योंकि ये r तो हमें पता है, ये h पता हो जाए तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये वाली तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला रख देते हैं और वैल्यूज रख देते हैं, तो यहाँ से h हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकु का आयतन की जगह 100 पाई रख दी, 1/3 पाई आर यानी त्रिज्या जो दे रखी थी वो 5 दे रखी थी, तो 5 स्क्वायर कर दिया इंटू एच कर दिया। अब यहाँ पर h की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सारी वैल्यूज को उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 100 पाई और यहाँ नीचे था डिवाइड में था 3, तो इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर था पाई और इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25, तो पाई और गुणे 25 ये नीचे आ गया आपका। अब सॉल्व कर लीजिए, पाई पाई कट जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, तो 4 तियां 12, जो h आपके सामने आ गया वो आ गया 12। अब आप समझ सकते हैं कि ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, ये 12 है और ये आपकी 5 है, तो ये कितनी होगी तिरछी ऊंचाई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तिरछी ऊंचाई √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते थे कि अगर आपको मान चलिए ये निकालनी है तो मान चलिए इसको हम x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू आएगी वो √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी। तो वही यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया गया है, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h है आपका 12, r है 5, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का स्क्वायर होगा 25, 144 और 25 जोड़ेंगे आएगा 169, और जो 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो तिरछी ऊंचाई निकल कर सामने आ गई 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें एक नंबर में थोड़ा बड़ा प्रश्न दे दिया, लेकिन करना तो आपको है ही। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, 1890 का क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। तो 1890 का लासा जब निकालेंगे तो फिर उसके बाद जो उसके गुणनखंड आएंगे उनके हम जोड़े बनाएंगे, और जोड़े बनाने पर जिस नंबर का जोड़ा नहीं बनेगा उन्हीं नंबर का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये 1890 पूर्ण वर्ग होगा। यानी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन सारे नंबर को आपस में गुणा कर लेंगे और वही इसका उत्तर होगा। कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1890 का हमने यहाँ लासा निकाला है, इसके बाद यहाँ पर इसके हमने गुणनखंड किए हैं। तो आप देख सकते हैं 2 से काटा, 3 से, 3 से, 3 से, 5 से, 7 से। अब यहाँ हमने इसके गुणनखंड लिख दिए। 1890 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो आपने यहाँ देखा केवल 3 का जोड़ा बनना है, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बनना। तो जितने का जोड़ा नहीं बन रहा है उन सभी को गुणा कर लीजिए और जो उत्तर आए वही आपका उत्तर होगा। यानी 210 का जब हम 1890 में गुणा कर दें तो ये 1890 पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ये चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3, 4, 5, 6 हो तो सबसे बड़े कोण का
सबसे बड़े कोण को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अनुपात दे रखा है और सबसे बड़े कोण के बारे में पूछा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोण जो है वो x है, तो जो पहला कोण होगा वो 3x हो जाएगा, 4x, 5x और 6x। तो जो सबसे बड़ा कोण है वो है 6x। अब आपको ये भी मालूम है जब चतुर्भुज के जितने भी अंतः कोण होते हैं उनका योग 360 होता है। तो सारे कोणों को आप जोड़ दीजिए, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, इन सभी को जोड़कर 360 के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद जब x की वैल्यू आ जाए तो आप उसको 6x में रख दीजिए, वही आपका सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 20, अब 20 वैल्यू आ गई तो 6 इंटू एक्स करेंगे, 6 इंटू 20 करेंगे, हो जाएगा ये 120। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोण आपके सामने निकल आया वो होगा 120। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन सभी को जोड़कर 360 के बराबर कर दिया है, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग भी याद होना चाहिए आपको, वो होता है 180। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, यहां देख सकते हैं जो क्यूब रूट है वो 343 माइनस का और इंटू 512। अब 343 जो होता है वो होता है 7 का क्यूब और माइनस 343 है तो ये होगा -7। 512 किसका होता है? 8 का। तो अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8 सत्ते 56, माइनस का 56 इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो 3 बाहर लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये क्यूब रूट है। अगर ये 3 की जगह कुछ भी ना होता तो हम समझते कि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल है ये, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये घनमूल है। तो जब घनमूल है तो 343 का घनमूल होगा 7, 512 का होगा 8। अब यहाँ पर 343 में माइनस लगा है तो -7 आएगा, 8 है तो 8 लिख दिया, 7 अठे 56, माइनस का उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा उछालने पर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब एक बार पासा उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय निकालिए, समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय लिख देते हैं, ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, मंझला ब्रैकेट। अब अभाज्य संख्याएं इसमें कौन कौन सी हैं? 2, 3 और 5, ये हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। तो एक पासा उछालने पर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो बनेगा वो बनेगा 2, 3, 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है वो हमें आप नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया डीएलएड में, यूपी टेट में और सुपर टेट में, सब में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 11 क्या लिखा हुआ है, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए तो हमें वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला भी आना चाहिए, और उसके बाद जो वर्गाकार है उसको हमें बेलन बनाना है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे ये भी चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। 2πRh ये बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है। ठीक है, 2πRh। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि जो वर्गाकार कागज है उसको बनाना है बेलन। तो ये आपका मान लीजिए वर्गाकार कागज, ठीक है, इसकी जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हम इसको क्या करते हैं, बीच से मोड़ते हैं। ठीक, तो ये जब मोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया बेलन। ठीक है, ये बन गया बेलन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई होगी वो वर्ग की भुजा के बराबर होगी। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 25। क्योंकि आप देख रहे हैं जब इसको ऐसे मोड़ा जा रहा है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो
भुजा के बराबर होगी। लेकिन जो इसकी जो त्रिज्या है, जो हमें आर निकालना है, आर कैसे निकालेंगे? जो ये आपका परिधि होगी, ये जो है वर्ग की भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसकी लंबाई चौड़ाई सब समान है। तो ये जो लंबाई है ये ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। और ये जो आपकी त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है आपकी परिधि, आपको जो टोटल दे रखी है ये भी आपकी 25 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्गाकार भुजा है तो लंबाई भी उतनी ही, चौड़ाई भी उतनी, तो परिधि हो जाएगी 25। तो परिधि हमारे पास 25 है, तो परिधि का फार्मूला लगा दीजिए, 2 पाई आर बराबर 25। तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर बराबर 25। तो अब वैल्यूज को उधर भेज दीजिए, 25 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2। तो आर की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने निकल के सामने आ गई, 25 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कितना आता है वो देख लेते हैं। तो ये इसको सॉल्व करने पे आया 175/44। तो ये हो जाएगा आर यानी त्रिज्या। अब इसको वक्र पृष्ठ के फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए। तो 2 पाई, पाई मतलब 22/7, आर कितना है 175/44 गुणे एच कितना है 25। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 7 से 175 को काटेंगे तो आएगा 25। अब बचा कितना? 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 होता है 625। अब इसका जो वक्र पृष्ठ आया है वो आएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, जिसकी ऊंचाई होगी वो तो इसकी लंबाई के बराबर होगी, तो ऊंचाई बराबर 25 हमने रख दी। अब ये जो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये गोला सा बन जाएगा, और ये जो गोला सा जो टोटल परिधि होगी इसकी, वही इसकी चौड़ाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर तो वर्गाकार का मैटर है, तो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो दोनों बराबर होती हैं। तो परिधि बराबर हमने भुजा के बराबर रख दी, परिधि बराबर 25। अब इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर आर हमारे पास निकल के आ गया 175/44। अब यहाँ पर हम वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देते हैं, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हम देखा 2 पाई आर एच, सॉल्व कर लिया सबको तो वक्र पृष्ठ आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं 625 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहाँ एक बार अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान सा है और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ऐसी समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको साधारण समीकरण में चेंज करना होगा। तो साधारण समीकरण में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए वो करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का ले लेंगे लासा। 15 और 7 का लासा लेंगे तो आएगा 15 सत्ते 105। अब यहाँ पर होगा 7 का गुणा करेंगे 15 में, तब आएगा 105, तो 15x हो जाएगा, प्लस अब 15 सत्ते होता है 105, तो 7y हो जाएगा बराबर 3। अब ये जो 105 है इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये 3 से गुणा हो जाएगा, 15x प्लस 7y बराबर 3 गुणे 105। जब 3 गुणे 105 करेंगे तो आपका आएगा 315। ठीक है, ये आ गया आपका 315। तो ये आपने देखा, एक ये साधारण समीकरण में चेंज हो गया। अब उसी तरह इसको साधारण समीकरण में चेंज कर लेते हैं। तो 2 और 5 का हम लासा लेंगे तो आएगा 10। अब 2 पंचे 10 होता है, तो 5 का गुणा करेंगे x में, 5x माइनस 5 दूना 10 होता है, तो 2y हो जाएगा बराबर 4। उसी तरह 10 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, 5x माइनस 2y बराबर 4 गुणे 10, 5x माइनस 2y बराबर 40। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये दोनों साधारण समीकरण में चेंज हो गए हैं। अब इनको सॉल्व करना आसान हो गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ है 15x, यहाँ है 7y, यहाँ है 5x, यहाँ है 2y।
तो हमें क्या करना होगा, या तो x x को बराबर कर लें या तो y y को बराबर कर लें। तो x x को बराबर करना आसान है क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, और इसमें अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 5x में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15x। तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, ये हमने समीकरण 2 में 3 से गुणा किया तो आएगा 15x, 5 3 15 माइनस 2y में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6y बराबर 40 में 3 से गुणा करेंगे आएगा 120। तो ये आपकी आ गई समीकरण संख्या 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 आ गए, अब इसको समीकरण 1 से सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 है 15x प्लस 7y बराबर 315। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमने यहाँ क्यों लिख दिया। हमने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है ये बड़ी है। आप देख सकते हैं 15x ये 7y 6y से बड़ा है, 315 120 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको ऊपर रखा। अगर ये छोटा हो तो हम इसको नीचे रखते हैं। अब चलिए इसको घटा लेते हैं। 15x दोनों का साइन चेंज है, ये आपस में घटेंगे नहीं तो साइन चेंज करना पड़ेगा माइनस का, और जब इसका चेंज करेंगे तो सबका चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 7y प्लस 6y तो ये हो जाएगा 13y। अब 315 में 120 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 195। तो y बराबर 195/13, तो जो y की वैल्यू आ गई 13 एकम 13 6 13 25 65, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 15। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में हमें y की वैल्यू रख देनी है। 2y है तो 2 इंटू 15 इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 30 बराबर 40, 5x ये माइनस का 30 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में प्लस 30, 5x बराबर 70, x बराबर 70/5 और x की वैल्यू आ गई 14। अब जब हम 70 में 5 से भाग देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 14। तो इस तरह आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू x की 14 आ गई और y की आ गई 15। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। यहाँ पर यह बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप का फार्मूला लगाएंगे और उसको 44 के बराबर रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको वर्ग की भुजा मिल जाएगी। अब वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको 44 के बराबर रखेंगे, उससे क्या होगा, आपको वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। जब वर्ग की भुजा मिल गई, वृत्त की त्रिज्या मिल गई, तो आप क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने वर्ग की भुजा निकाल ली 11 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या थी वो निकाल ली 22/पाई सेंटीमीटर। या हम कह सकते हैं, अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे, 22/पाई है तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22 और बटे 7 होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 कट जाएगा, यहाँ पर 7 इसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमने 22/पाई रख दिया तो वो आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर, तो हमने निकाल लिया 11 स्क्वायर हो गया, तो 11 स्क्वायर करेंगे तो 121 सेंटीमीटर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर यही पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा या फिर वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, 22/पाई है तो इसको 22/पाई इंटू 22/पाई, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार हमें गुणा करना पड़ा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, पाई पाई कट जाएगा, ऊपर आएगा 22 गुणे 22/पाई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे पूरा तो ये आएगा 154।
154 सेंटीमीटर आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पर आपने देखा जो वृत्त का क्षेत्रफल, अगर परिमाप दोनों के सेम होंगे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। अब यहां पर यह भी पूछा है कि कितना ज्यादा होगा, तो आप वो निकाल लीजिए। 154 माइनस 121, 4 में 1 गया 3, 5 में 2 गया 3, 1 में 1 गया 0, यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है वर्ग के क्षेत्रफल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके सामने सारणी दे रखी है 4, 7, 10, 12 और बारंबारता दे रखी 5, 8, 10, 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जब मध्यिका का क्वेश्चन आता है और सारणी का क्वेश्चन आता है तो इसके बाद हमें एक और सारणी बनानी पड़ती है जिसको हम लिखते हैं पद, बारंबारता और तीसरा जो कॉलम होता है वो होता है संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, बारंबारता। तो इसको हम आप बढ़िया डिजाइन से बना के लिखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में करना है। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। 4, 7, 10, 12 हम यहाँ भर लेते हैं। ये है 5, ये है 8, ये है 10 और ये है 1। अब इसको आप देख लीजिए। अब जब संचयी बारंबारता भरने की बारी आएगी तो ये 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे। अब ये 8 है, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 10 और 13 कितना हो जाएगा 23, 23 और 1 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कुल पद कितने हैं, कुल पद हम लिख लेंगे ये हैं 24। और 24 कैसी संख्या होती है, सम संख्या, ब्रैकेट में लिख देंगे सम संख्या। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें मध्यिका निकालने के लिए सम वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मध्यिका निकालने के लिए सम और विषम दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। जब पदों की संख्या सम है तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मध्यिका बराबर 1/2 n/2वें पद का मान, ठीक है, और प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ये चीज आप समझ गए। अब आगे क्या करना है, 1/2 n कितना है यहाँ पर 24 है, तो 24/2वें पद का मान प्लस n/2 है 24/2 + 1वें पद का मान। ये कर लिया। 1/2 24 है 12वें पद का मान, और ये 24/2 हो जाएगा 12 और 12 + 1 13, तो 13वें पद का मान। अब आप ये बताइए 12वें पद का मान कितना है, कैसे पता करेंगे 12वें पद का मान कितना है। तो 12वें पद का मान ये देखिए कि 12 के जस्ट अगला शब्द, यहाँ पर अगला जो डिजिट है वो कौन सी है, तो 12 के अगली डिजिट यहाँ पर 13 दिख रही है। अब 13 जो है, 13 के सामने पद देख लीजिए कौन सा पद है, 7। कौन सा पद है, 7। तो यहाँ पर हम 12वें पद की जगह हम रख देंगे 7, ठीक है, प्लस 13वां पद। अब 13वें पद 13 के बाद या 13वीं संख्या वो है, ये रहा। अब 13 के सामने कितना पद है, वो भी 7 है, तो यहाँ पर 7 + 7 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 14, 7 और 7 हो जाएगा 14, 1/2 × 14, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 14 कट जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर जो मध्यिका निकल के आपके सामने आई वो आ गई 7। चलिए, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। 15 को देखते हैं। 15 में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ऊंचे समलंब का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना है, दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देते हैं 24 बराबर समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग, दोनों भुजाएं तो मालूम नहीं है, समांतर भुजाएं, एक भुजा हमें मालूम है, तो एक भुजा है 6 और दूसरी निकालनी है हमें, तो मान लेते हैं दूसरी वाली है x। तो ये हो गया समांतर भुजाओं का योग, 6 + 1। एक भुजा है 6, दूसरी पता नहीं, तो उसको हमने x मान लिया।
इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, गुणे ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 रख दी, गुणे अब बटे में रख देंगे 2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 है बराबर के उस तरफ चला जाएगा, 24 गुणे 2 हो जाएगा, 6 प्लस एक्स है और 6 से गुणा करना है तो 6 का गुणा इसमें करते हैं, 6 का 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा, प्लस 6 का x से गुणा करेंगे तो 6x आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 दूना 48 हो जाएगा और ये 36 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6x बराबर 48 में 36 जाएगा घटेगा तो ये बचेगा 12। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू आ गई 12/6 और x बराबर आ गया 2। तो इसकी जो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमने जो दूसरी भुजा मानी थी, दूसरी भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना था और जहाँ वैल्यूज दी हैं, जैसे एक भुजा दे रखी थी उसकी वैल्यू रख दी हमने, और ऊंचाई दे रखी थी तो ऊंचाई रख दी। अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, आपको दूसरी भुजा आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2/3 टेन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर 45 इक्वल टू 11। यहाँ पर आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबकी वैल्यूज रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, ए का मान अपने आप आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, बहुत आसान है। तो ये आपके सामने प्रश्न देखा, यहाँ पर हमने साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2 और स्क्वायर लगा हुआ था साइन स्क्वायर 30, तो हमने भी यहाँ पर 1/2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब 2/3 टेन स्क्वायर 60 था तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3। अब टेन स्क्वायर 60 था तो √3 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह सब में स्क्वायर लगा हुआ तो 1/2 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर 45 था तो 1 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि टेन 45 की वैल्यू है 1। अब बराबर में 11 पहले से। अब सॉल्व कर लीजिए, 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, √3 का होल स्क्वायर होगा 3, 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4 और एक का स्क्वायर होता है 1, यानी 1 का कोई फर्क नहीं पड़ना, ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो ये कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस ए स्क्वायर बराबर 11। तो ए स्क्वायर ये जो 2 है बराबर के उस तरफ चला जाएगा, 11 - 2 हो जाएगा, 11 - 2 होता है 9, ए स्क्वायर बराबर 9। जब स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा अंडर रूट, और 9 का जो अंडर रूट होगा वो होता है 3। तो यहाँ पर आपने देखा जो ए की जो वैल्यू आपके सामने आ गई वो है 3। कितनी आसानी से आपने ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों में एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उसके अंश तथा हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो हमें भिन्न तो पता नहीं, हम मान लेते हैं, माना वह भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब भिन्न में कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा है, इसीलिए हमने x/y माना है। तो यहाँ पर लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 घटा दें। तो ये लीजिए हमने 1 घटा दिया, तो इसका मान क्या हो जाता है 1/5। यदि उसके अंश तथा हर में 1 जोड़ दे तो नई भिन्न का मान हो जाता है 1/3। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, दोनों में 1 जोड़ देते हैं। ये लीजिए हमने जोड़ दिया, 1/3 इसका मान आ गया। अब ये प्रश्न वैसे ही प्रश्न बन गया जो हम पहले कर चुके हैं। ये जटिल दे रखा है, जटिल समीकरण हो गई। अब इसको हम साधारण समीकरण में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, साधारण समीकरण में चेंज होएगा। 5 का गुणा कर देंगे x - 1 में, 5 x - 1 में गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा y - 1।
तो 5x माइनस 5y माइनस 1। अब y और x को एक तरफ कर लो, संख्याएं एक तरफ कर लो। 5x ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5 माइनस 1, 5x माइनस वाई बराबर 4। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 आ जाएगा, और ये y प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा। 3x, y को इधर ले आएंगे माइनस y, ये 3 उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। 3 में 1 घटेगा 2, और चिन्ह हमेशा बढ़ेगा लगेगा। चलिए आगे करके देखते हैं आगे क्या होगा। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर या हल करने पर। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 5x माइनस वाई बराबर 4, इसी के नीचे रख देंगे समीकरण 2 को। 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं वाई वाई कट रहा है। जब वाई वाई, जब देखिए यहाँ पर y और y, यहाँ अगर कोई वैल्यू समान न होती तो हम क्या करते, उनमें वैल्यू को समान करने के लिए गुणा करते, जैसे हमने पिछले वाले प्रश्न में किया था। तो यहाँ पर पहले से ही समान है y और ये y दोनों समान है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे सीधा। अब यहाँ पर दोनों का साइन जो है वो सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते तो वो घट नहीं पाते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका हमने कर दिया प्लस। अब जब इसका किया तो सारे का करना पड़ेगा, जितने नीचे, यहाँ प्लस है यहाँ करना पड़ेगा माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ करना पड़ेगा प्लस। ये y माइनस का, ये प्लस का y कट जाएगा। अब ये 4 प्लस का, ये प्लस का 2, तो ये जुड़ जाएगा, 4 और 2 6। 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x। तो x की जो वैल्यू आएगी 6/2, x बराबर 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x अपॉन वाई। अभी y की भी वैल्यू, हमें y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो जो x की वैल्यू है समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपको पूरा लिखना है। तो चलिए हम रख देते हैं। x का मान रखते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ x है, 3 वैल्यू रख दी, ये 3 यहाँ वाला, और x की वैल्यू 3 रख दी हमने। y की पता करनी है, माइनस 2। अब सॉल्व कर लीजिए। 9 माइनस वाई माइनस 2, माइनस वाई माइनस 2, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी, आएगी -11 आ गया। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 11। तो हमारे सामने जो भिन्न थी, भिन्न को हमने माना क्या था, हमने भिन्न को माना था x अपॉन वाई। तो x आपके सामने आ गया 3 था, और y आपके सामने आ गया था 11। तो यहाँ पर जो आपकी भिन्न निकल कर सामने आई वो आ गई 3/11। उम्मीद करता हूँ आसानी से ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है प्रश्न संख्या 18। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया हुआ है कि O वृत्त का केंद्र है, AEB बराबर 130 है तथा EBC बराबर 20 है। तो BDA का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें BDA कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। और BDA है कहाँ, ये रहा BDA, यानी इसकी बात हो रही है कि ये कितना है। अब आप देख सकते हैं अगर हम BDA निकालना चाहते हैं तो हमें त्रिभुज BDA में संपर्क करना पड़ेगा। और त्रिभुज BDA की बात करें तो त्रिभुज BDA में कोई भी एंगल प्रश्न के मुताबिक नहीं दिया हुआ है। दिया है तो केवल AEB, और दूसरा दे रखा है EBC। तो हमें इसके जो बराबर एंगल है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके बराबर कौन सा एंगल है, एंगल C है, एंगल D के बराबर। क्यों है, क्योंकि ये एक ही जीवा पर बने कोण है। ठीक है, ये रहा AB, ये जीवा है, और AB पर बने दो कोण हैं, एंगल C और एंगल D। देखिए AB जो जीवा है वो दोनों त्रिभुज का आधार है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एंगल C है वो एंगल D के बराबर। अब एंगल C को निकालना थोड़ा आसान है। कैसे आसान है, चलिए उसको हम
देख लेते हैं कैसे हम इसको एंगल सी को निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन जा रही है AEC। आपको मालूम है जब कोई लाइन जाती है तो उसका एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम देखिए जो ट्रायंगल है BEC, ये BEC, हम क्या करें 20 निकाल लें, 20 तो पहले से दे रखा है, हम ये वाला E निकाल लें। ठीक है, जब ये निकल आएगा तो ये भी आसानी से निकल आएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। आपका जो एंगल AEB प्लस एंगल BEC बराबर होगा 180। ये वाला जो एंगल है ये आपका टोटल 180 है, लेकिन ये दे रखा है 130, AEB दे रखा है 130, तो BEC निकाल लेते हैं। तो BEC कितना आ जाएगा, 130 इसकी वैल्यू रख दी, प्लस बराबर 180, एंगल BEC आ जाएगा आपका 130 उधर जाएगा तो 180 में 130 घट जाएगा तो आएगा 50। तो ये जो आपका निकल के सामने आ गया ये आ गया 50। अब बात करें त्रिभुज BEC की, त्रिभुज BEC में अब आप देख सकते हैं BE और C, एंगल BEC प्लस एंगल EBC प्लस एंगल BCE बराबर 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो आपने EBC के तीनों एंगल लिख लिए और उनको 180 के बराबर कर दिया। आप सबकी वैल्यूज रख दीजिए। BEC दे रखा है 50, EBC प्रश्न में ही दे रखा है 20 है, ये 20 रख दिया। अब BCE की वैल्यू निकाल लीजिए, BCE ये 50 ये 20 हो गया 70। अब बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 70, तो 180 माइनस 70 हो जाएगा 110। तो यहाँ पर BCE की जो वैल्यू आ गई, BCE की वैल्यू आ गई 110, और जो एंगल BCE है वो एंगल ADB या BDA जो भी कहें इसके बराबर है। तो जो BDA एंगल होगा, BDA बराबर BCE कितना दे रखा है 110, तो BDA जो हो जाएगा वो भी 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसका नॉलेज रखना है, वृत्त की नॉलेज होना थोड़ी जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये C ये D के बराबर होगा, तो हम C आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने C निकाल लिया और उसके बाद C को D के बराबर कर दिया, तो ये आपके सामने 110 निकलकर सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आज के पूरे 18 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई भी समस्या हुई हो आपको तो आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों इसी तरह हम सभी वर्षों में, जितने भी वर्षों में पिछले प्रश्न पत्र आए हैं, सभी को बारी बारी से हल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस समस्या का भी समाधान करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।